हाँ, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक आपको दिख रहा है, अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वही एक टॉपिकों के वीडियो बना रहा हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इनमें से मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। आरबीसी के अनुसार मान लो, चाहे एनसीईआरटी के अनुसार मान लो। बाकी आपको बहुत सी किताबों में इस तारीख में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम जो राजा था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें। अब चंद्रगुप्त मौर्य है, ये राजा बना कैसे? सबसे बड़ी बात है, ये राजा बना कैसे? क्या किसी राजवंश से ये ताल्लुक रखता था? मौर्य, देखो इसके आगे लिखा मौर्य इससे पहले हमें 2-3 बार देखने को मिला है। तो कहीं पे लिखा हुआ है ये मूर जाति थी, उससे रिलेटेड है। कोई कहता था कि ये वैश्य हुआ करते थे। ठीक है, फैक्ट हमारे पास में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई राजवंश से रिलेटेड व्यक्ति नहीं था। अब इसकी कहानी क्या है उसको बात करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने मुख्य रूप से ये जो मगध का जो क्षेत्र है इस पे अधिकार किया था। मगध का क्षेत्र पर अधिकार करना उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। ये क्या था? शक्तिशाली क्षेत्र था। और यहाँ पर शासन करने वाला इससे पहले नंद वंश का जो राजा हुआ करता था वो था घनानंद। क्रूर व्यक्ति था और इसको सोना बहुत प्रिय था। सोना मतलब गोल्ड। अब ये गोल्ड को इकट्ठा कर रहा था। अब गोल्ड को इकट्ठा करने के लिए इसने क्या किया था? आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए थे। आम जनता त्राही त्राही कर रही थी। जब ये बात पता चला कि घनानंद है अत्याचार कर रहा है, उस वक्त एक व्यक्ति था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक शिक्षक था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय वर्तमान का आपका ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र देख लो, ठीक है ना, वहां पर वहां का एक शिक्षक था चाणक्य आया घनानंद के पास में। घनानंद को समझाया कि हे राजन, आपने जो ये टैक्स जो भार बढ़ा रखा है इसको कम कीजिए, क्योंकि आम जनता त्राही त्राही मचा रही है। तो घनानंद अपनी शक्ति में पूरा चूर था, मदहोश था, और इसने क्या किया? चाणक्य के लात मारी। चाणक्य कई दूर जाके गिरा। उसी वक्त चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस नंद वंश का समूल नाश करके रहूंगा। एक शिक्षक था, फिर भी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करना छोटी मोटी बात नहीं थी। अब क्या होता है कि वहां से चाणक्य चला जाता, बेइज्जती हो गई चाणक्य की, तो राज दरबार में रुकने का कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है, वहां से चल जा रहा होता है, तब कुछ बच्चों को खेलते हुए ये देखता है। और वो जो खेल खेला जा रहा था वो खेल था राजकिलम। ये एक खेल था, वो खेला जा रहा था। अब ये राजकिलम क्या है? राजकिलम मुख्य रूप से एक बच्चा राजा बना हुआ था, बाकी के बच्चे कोई सेनापति बना हुआ था, कोई वित्त मंत्री बना हुआ था, कोई हाथियों का सेना का प्रमुख बना हुआ था। इस प्रकार से गेम खेल रहे थे बच्चे, आपस में नहीं खेलते, उस प्रकार से ये गेम खेल रहा जा रहा था। तो चाणक्य जाते जाते अचानक रुक जाता है और उन बच्चों को खेलते हुए देखता है। लेकिन जो बच्चा राजा बना हुआ था वो काफी आकर्षित लग रहा था। पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। कहा बेटा तू करता क्या है? कहा मैं तो गाय भेड़ों को चराता हूँ। कहा अच्छा। कहा क्या तू पढ़ना चाहता है?
क्या पढ़ना तो चाहता हूँ, क्या तो चल मेरे साथ में, क्या मैं ऐसे नहीं चल सकता, मेरा मालिक है, मेरे मालिक ने मुझे खरीदा था, आप उससे बात करो। मालिक के पास में चाणक्य गया, चाणक्य ने बात की, मालिक ने कहा मुझे 1000 पण दे दीजिए। 1000 पण, 1000 पण में उस बच्चे को चाणक्य खरीद लेता है, और वो बच्चा कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इसको अपने साथ में तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाता है, ठीक है, गांधार में ही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाकर के इसको हर प्रकार की सैनिक शिक्षा, राजा बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा से परिपूर्ण किया जाता है। लेकिन उसी वक्त हमेशा एनी टाइम चाणक्य के दिमाग में अपनी बेइज्जती घूम रही थी, नंद वंश का समूल ये प्रतिज्ञा घूम रही थी कि मुझे इस नंद वंश का समूल नाश करके रहना है। अब क्या होता है देखिए आगे। बाद में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य हर चीज में दक्ष हो जाता है, तब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों सेना का गठन करते हैं और सीधे किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं? मगध पे आक्रमण कर देते हैं। मगध पर आक्रमण करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत बुरी तरीके से हार होती है, हार जाता है, इसकी सेना पराजित हो जाती है और ये हारे थके हुए जा रहे होते हैं। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में शाम हो जाती है तो एक कुटिया के बाहर जाकर के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर चाणक्य देखता है कि कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग महिला है, वो रोटी बना रही है और उसका पोता है वो पास में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब मेरी दादी रोटी बनावे और कब मैं खाऊं। जैसे ही तवे से वो रोटी, फुली हुई रोटी अपनी दादी उसको देती है तो वो उसका पोता क्या करता है, रोटी के बीच में अंगुली देता है और जिसके कारण क्या है, उसकी अंगुली जल जाती है। अंगुली जलने से क्या होता है कि वो जोर से रोता है तो दादी उसके एक फिरा के झापट और मारती है। कहते हैं कि तू पागल है, तू चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की तरह पागल है, जो तूने रोटी के बीच में अंगुली दी, यदि इसी रोटी को तू साइड से तोड़ता तो क्या होता, वो गर्म भाप निकल जाती, तेरा हाथ नहीं जलता। ये बात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों सुन रहे होते हैं। चाणक्य के तुरंत दिमाग में आ जाता है कि हमारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, हमने सीधा कहां पर आक्रमण किया था, मगध पे आक्रमण किया था। यहां पर ये अपनी रणनीतियां को चेंज करते हैं। अब इनकी रणनीतियां ये होती है कि सीधी राजधानी, उस वक्त की जो राजधानी थी मगध, वो राजधानी पे आक्रमण नहीं करके गणानंद के जो प्रदेश के साइड वाले जो क्षेत्र हैं उन पे आक्रमण करना और उनको जीतना। आप सीधे राजधानी पे आक्रमण करोगे तो क्या होगा, राजधानी पूरी सुरक्षित होती है, जहां राजा रहेगा निश्चित रूप से सेना, शक्तिशाली सेना रहेगी उसकी सुरक्षा के लिए। अब ये चारों तरफ से आक्रमण करते 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 और लास्ट में राजधानी पे आक्रमण करते और गणानंद को यहाँ पर मार दिया जाता है। और कौन से वंश का स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है और चाणक्य है इनका मुख्य पुरोहित बन जाता है। यहां से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य संघर्ष करता हुआ राजा बना, बात स्पष्ट हो गई होगी सबको। अब बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त मौर्य की, कि आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा क्या क्या कार्य किया जिसके कारण इसको भारत का प्रथम महान राजा माना जाता है, इसको भारत का प्रथम महान शासक माना जाता है। एकमात्र चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम शासक था, भारत का प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। संपूर्ण भारत को इन्होंने एक सूत्र में बांध दिया था, मतलब सभी पूरे भारत को लेकर के। अभी एक नक्शा बनाता हूं मैं मुख्य रूप से। ये प्रदेश भी उस वक्त अपना ही हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था
इतने बड़े प्रदेश में था। मुख्य रूप से ये चंद्रगुप्त का मतलब संपूर्ण भारत को इसने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सफल भी हुआ था। ठीक है, इसके लिए मुख्य रूप से प्लूटार्क कहता है। कौन कहता है? प्लूटार्क। प्लूटार्क ये एक विदेशी इतिहासकार है। ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के साथ में पूरे भारत को रौंद दिया था। मतलब अपनी 6 लाख की सेना के साथ में पूरे भारत को रौंद दिया था। अब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की कार्य प्रणाली स्थापना हो जाती है। यहां पर देखो चाणक्य की अहम भूमिका होती है। चाणक्य बोल दो, विष्णुगुप्त बोल दो, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है ना, या कौटिल्य भी बोल सकते हो, कौटिल्य, ये इनके 3 नाम और ओरिजिनल नाम इनका क्या था? विष्णुगुप्त था। इनकी पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे शासन की व्यवस्था, हमें इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें काफी कुछ मैटर मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को जानने के लिए। ठीक है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र और इनका जो विषय है, इस किताब का जो विषय है वो राजनीति है। राजनीति के ऊपर पूरी की पूरी ये किताब लिखी है। अपन ये अर्थशास्त्र की डिटेल बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी ये पॉसिबल नहीं। अपन अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से शासन कर रहा होता है लोगों के हित के लिए। अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय का शासन मुख्य रूप से लोगों की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए शासन किया गया हुआ था, कि लोगों के हित के लिए ही शासन करना है। यहां पर ये चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी बात स्पष्ट हो गई है हमारे पास में। ठीक है, और अब एक और कहानी मैं आपको बताता हूं चंद्रगुप्त मौर्य की, कि उस समय सेल्यूकस ने भारत के ऊपर आक्रमण करता है। क्या होता है? सेल्यूकस है वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है। अब सेल्यूकस जैसे ही भारत के ऊपर आक्रमण करता है, इस क्षेत्र पे, मुख्य रूप से इस क्षेत्र पे आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना के साथ में सेल्यूकस की सेना से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है और भयंकर युद्ध होता है। इसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। अब कोई भी उस समय का जो युद्ध होता था उसके बाद में एक संधि की जाती थी। संधि के तहत सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह, सेल्यूकस की जो पुत्री थी, पुत्री हेलेना, सेल्यूकस कहता है कि आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। इस विवाह को प्रथम, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। पहली बार कोई विदेशी महिला भारतीय राजा के साथ में विवाह करने को तैयार हो गई थी, किंतु यहां पर टांग अड़ाने का कार्य करता चाणक्य। चाणक्य कहता नहीं, किसी भी स्थिति में भारतीय महिला के साथ में ही विवाह होगा। यदि आप विदेशी महिला के साथ में विवाह कर लोगे तो उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो विदेशी होगा, और विदेशी शासन किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ पर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य विश्वास दिलाता है कि हेलेना से उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। तब जाकर के इनका विवाह हो जाता है। इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर जी सेल्यूकस को गिफ्ट में 500 हाथी देते हैं। 500 हाथी मिलते हैं, और सेल्यूकस है, कुछ प्रदेश है चंद्रगुप्त मौर्य को वो देता है। उन प्रदेशों के नाम है एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, ये कुछ प्रदेश हैं जो गिफ्ट में किसको मिलते हैं, उपहार स्वरूप किसको मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं। हाँ, यहां से एक और व्यक्ति आता है, वो है मेगस्थनीज।
ठीक है, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में या तो चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से ज्ञान मिलता है, या मेगास्थनीज की जो 5 वर्ष भारत में रहा था, इसके बारे में देखो क्या होता है। मेगास्थनीज ये भारत में आता है, 5 साल ये भारत में रहता है, 5 वर्ष तक ये भारत में रहता है। चंद्रगुप्त पहली बार जब ये आता है वो चंद्रगुप्त का महल देखता है, महल को देख करके इतना अचंभित हो जाता है, कहता है कि ये मानव के द्वारा निर्मित महल तो हो ही नहीं सकता, इनको इस महल को शायद देवताओं ने बनाया हो, है ना। इसके महल की संज्ञा देवताओं के समान दी गई है, देवताओं के महल के समान। विश्व के सबसे बड़े बड़े महान महान महलों को मैंने देखा है, किंतु ऐसा महल मैंने जीवन में पहली बार देखा है। क्योंकि बड़े, हाँ एक और बात, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा का पूरा जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था, सबसे बड़ी बात ये थी। किंतु उस महल, इस लकड़ी के जो खंभे थे उसके ऊपर एक अलग ही प्रकार की पॉलिश की हुई थी, पॉलिश, जो देखने से पता ही नहीं चलता था कि ये खंभे लकड़ी के हैं, यूं लगता था किसी धातु से निर्मित ये खंभे हो सकते हैं। खुद ये बात कहने वाला है मेगास्थनीज। इसकी जो पुस्तक है इंडिका, ओरिजिनल इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है हमारे पास में, किंतु कुछ चीनी इतिहासकारों ने उस वक्त इंडिका की कुछ नकलें की थी और उसके आधार पर बात करते। मेगास्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में चारों ओर शांति थी, कोई लूट खसोट नहीं होती थी, यहां तक कि भारतीय नागरिक है यदि विदेश में जाते थे, विदेश यात्रा करते थे, तो भी अपने घर को खुला छोड़ के चले जाते थे, ताला नहीं लगाते थे, और वो वापिस आते थे तो उनको उनका घर वैसा का वैसा सुव्यवस्थित मिलता था। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भारत में चोरी नहीं होती थी, डाका नहीं डाला जाता था, चोर लुटेरे नहीं थे भारत में। और इसके अलावा मेगास्थनीज एक बात और बोलता है, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दंड व्यवस्था काफी सरल थी, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यह हमें मेगास्थनीज बोल रहा है, एक विदेशी इतिहासकार है, वो आकर के भारत के बारे में ये बात बोल रहा है। तभी तो भारत सोने की चिड़िया या विश्व गुरु यूं नहीं कहा जाता था, उसके कारण थे क्योंकि ये विदेशी इतिहासकार ये बात बोल रहे हैं भारत के बारे में। ठीक है, ये आपका लगभग चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। इसका जो अंतिम झाड़ देखो, शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य मुख्य रूप से नाम से स्पष्ट है हिंदू था, उसके बाद में इसने जैन धर्म को, चंद्रगुप्त मौर्य है अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? जैन धर्म अपना लेता है, और दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है, ठीक है, वहां पर जाकर के अन्न जल को छोड़ देता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। इसका जो पुत्र है बिंदुसार, इसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार को ये उत्तराधिकारी बनाता है। भद्रबाहु के दिशा निर्देश के आधार पर ये कौन सा धर्म को अपनाता है? जैन धर्म को अपना लेता है। उसके बाद में ये दक्षिण में मुख्य रूप से श्रवणबेलगोला, दक्षिण की पहाड़ी है श्रवणबेलगोला, यहां पर अन्न व जल को त्याग देता है। यहाँ पे मुख्य रूप से